हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता नर्सिंग नोट्स। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में सीएडी के डेफिनेशन, उसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेज़ पढ़े थे। आप लोगों में से जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं विज़िट किया है, आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट विज़िट कीजिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट और अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एक शॉर्ट में बताऊंगी कि सीएडी क्या होता है। जो हमारी हार्ट में जो कॉर्नरीज आर्टरी होती है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आता है ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट, वहाँ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, तो वो जो आर्टरीज होती है ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के बाद वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और वहाँ के टिश्यूज़ और हार्ट के मसल्स जो होती है वो डाई हो जाती है। ओके, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इसके कॉजेज़ पढ़े थे। ड्यू टू द हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स अधिक होता है, अगर हाई बीपी होता है, कुछ जेनेटिक रीज़न भी इसके होते हैं, तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं सीएडी का। सीएडी में हम सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट कॉमन सिम्टम होता है सीएडी में, वो होता है हमारा एंजाइना। ठीक है, इसे हम एंजाइना पेक्टोरस भी बोलते हैं, या फिर चेस्ट पेन। ये बहुत ही अधिक मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो सीएडी में देखने को मिलता है। इसमें एक चेस्ट में बहुत दर्द होता है, जो एक थ्रोबिंग पेन होता है, बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चेस्ट में हमारे जोर सा रख दिया हो। तो आपकी चेस्ट में बहुत दर्द महसूस होगा, उसमें एक टाइटनेस फील होगी, उसमें एक बर्निंग सेंसेशन फील होगा, एक थ्रोबिंग पेन फील होगा। ठीक है, दूसरा सिम्टम जो है वो है डिस्निया। डिस्निया मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट को लगेगा उसको अच्छे से ब्रेथ नहीं आ पा रही है, वो सांस के लिए सांस उसको अच्छे से नहीं आ पाएगी उसमें। ठीक है, तीसरा सिम्टम मिलेगा डिस्कम्फर्ट और पेन इन द शोल्डर, नेक, एब्डोमेन, बेली और बैक। क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स क्या हो रही, डैमेज हो रही, जिसके कारण बॉडी में ढंग से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप शोल्डर्स में पेन हो सकता है, नेक में, पूरे एब्डोमेन के रीजन में और पूरे बैक रीजन में। अब जो कार्डिक सप्लाई है वो आउटपुट उसका कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो इतनी पतली हो चुकी है कि वहाँ से जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से थिन फ्लो नहीं हो पाएगा ड्यू टू द ब्लॉकेज। अगर वहाँ ब्लॉकेज होगा तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। डायएफ्रोसिस, इसका मतलब होता है अधिक पसीना आना, स्वेटिंग होना। ठीक है, पेशेंट को बिना वजह क्या होगा, पसीना आएगा। पेशेंट को बहुत थकान फील होगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत कमजोरी महसूस होगी, उसको वीकनेस आएगी। नेक्स्ट है इसका अरिदमिया। मीन्स जो हार्ट की जो रिदम है वो एक नॉर्मल रेट में नहीं रहेगी, उसमें एक इरेगुलरिटी फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं अरिदमिया। इसमें हार्ट रेट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट को बोलते हैं हम अरिदमिया। नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा इसमें हाई लेवल ऑफ कार्डिक एंजाइम। क्योंकि हार्ट को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई चाहिए होता है। अगर हार्ट की मसल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वहाँ की जो मायोकार्डियल सेल्स होती है, मायोकार्डियल मसल्स होती है, वो डाई हो जाएगी, जिससे कि हार्ट भी क्या करेगा, हार्ट में एंजाइम्स रिलीज होंगे, जैसे ट्रोपोनिन टी हो गया, ट्रोपोनिन के हो गया, ट्रोपोनिन आई हो गया। तो हार्ट मसल्स डैमेज होने के कारण वहाँ के क्या होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे। फिर पेशेंट के ईसीजी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, इसके अलावा पेशेंट की बॉडी में और भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि उसको थकान फील होगी, हेडेक फील होगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ विजन फील होगा। तो ये सारे इसके हमारे हार्ट के साइन एंड सिम्टम्स है, मेनली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसमें हम कौन कौन से टेस्ट कराएंगे। सबसे पहला टेस्ट हम करवाते हैं मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल हिस्ट्री सीएडी में, हार्ट की डिजीज़ में स्पेशली इसलिए होती है क्योंकि जो ये हार्ट डिजीज़ होती है मेनली क्या होती है, जेनेटिक होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। अगर किसी को आपकी फैमिली में पहले हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल रहा है, तो वो आगे भी नेक्स्ट पीढ़ियों में जा सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर आपकी बॉडी की हेड टू टो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, जिसमें आपका बीपी, हार्ट रेट, आपकी रेस्पिरेशन रेट कितनी है,
ठीक है, और आपकी पल्स रेट कितनी है, स्टेथोस्कोप से उसको चेक करेगा पूरा कंप्लीट। तो मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम बोलते हैं ईसीजी या फिर ईकेजी। इलेक्ट्रो मीन्स इसमें 12 लीड ईसीजी हम पेशेंट की चेस्ट वॉल पे प्लेस्ड करेंगे, जिससे कि हम हार्ट की जो कितनी उसकी रिदम है, रेट है, उसकी एक्टिविटी को नोटिस करेंगे एक ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, एक ग्राफिकल फॉर्म में हम हार्ट को इसमें विजुलाइज करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। नेक्स्ट टेस्ट होता है इसका एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, कई बार होता है कि दर्द कुछ लोगों को रेस्ट के टाइम पे होता है और कुछ लोगों को दर्द तब होता है जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मीन्स जब उनकी बॉडी में एक स्ट्रेस पड़ रहा है, हार्ट को जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तब क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। जैसे कि एंजाइना को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में पेशेंट को बोलेंगे कि आप प्लीज़ इस ट्रेडमिल पे, जो भी ट्रेडमिल है या वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल बाइक है तो उस पर बोलेंगे उस पर राइड करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे देखेंगे कि स्ट्रेस के टाइम पे पेशेंट की जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई फिजिकल एक्सर्शन के टाइम पे, जिस टाइम पे हार्ट में क्या होगा, कोई हम उसको ऐसा स्ट्रेस वाला काम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इकोकार्डियोग्राम। इको मीन्स साउंड वेव्स, इको। ठीक है, कार्डियो मीन्स हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफिकल फॉर्म में नापना। इको मीन्स इसमें क्या करते हैं हम कुछ साउंड वेव्स और विथ सीटी स्कैन। ठीक है, इसमें हम कुछ साउंड वेव्स क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि उसने जो हमारे ऐसे नोड है वहाँ से कितना इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है, हार्ट का रिदम किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे सप्लाई हो रहा है, वेल्व्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चैम्बर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी एक्टिविटीज़ हम इसके थ्रू क्या करेंगे, नापेंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कार्डिक कैथेटराइजेशन। ठीक है, कैथेटर प्लेस करेंगे, इट मीन्स इससे हम एक और नाम से बोलते हैं, उसका नाम है कार्डिक एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी देखो, इसमें क्या होता है कि पेशेंट के हम ग्रोइन रीजन से क्या करते हैं, एक वायर इंसर्ट करते हैं, उसमें एक हम डाई इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, वो डाई डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हार्ट की जो हमारी आर्टरीज है उनमें जाएगा, और जहाँ पर वो डाई रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, इट मीन्स वहाँ पर ब्लॉकेज है, वहाँ पर कोई प्लैक है, वहाँ पर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन है, इसलिए वो डाई आगे नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है, तो वहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं पीईटी स्कैन। ठीक है, इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर की तरह काम करेगा, जहाँ पर ब्लॉकेज होगा वहाँ पर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें शो कर देगा। नेक्स्ट जो टेस्ट होते हैं वो है एमआरआई। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर इमेजिंग, ये भी एक न्यूक्लियस की फॉर्म में आता है, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लेते हैं पेशेंट की आर्टरीज में। ठीक है, उसको हम इसमें विजुलाइज करते हैं। और नेक्स्ट है सीटी स्कैन, दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। कई बार हम सीटी स्कैन को डाई के साथ देखते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, फिर उसको सीटी स्कैन में बहुत सारी इमेजेस इकट्ठा निकलती है और वो एक प्रॉपर तरीके का टेस्ट होता है। ठीक है, विजुलाइजेशन टेस्ट होता है। तो सीटी स्कैन इज बेटर देन एमआरआई। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट भी इसमें करवाते हैं, जैसे कि हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट देखते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट से हमें पता लगता है कि उसमें एक ट्राइग्लिसराइड लेवल के हाई हो रखे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हाई अमाउंट है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स अमाउंट में कैसे है। ठीक है, तो पेशेंट का हम हार्ट के डिजीज़ में ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब देखते हैं हम सीएडी को मैनेज कैसे करते हैं, इसके मेडिकल मैनेजमेंट। लेट्स सी द मेडिकल मैनेजमेंट। पहली ड्रग्स जो हम देते हैं पेशेंट को वो है नाइट्रेट्स, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन या फिर क्या बोलते हैं एनटीजी। ये एक वेसोडायलेटर होता है, जो वेसल्स को डायलेट कर देता है, उसको खोल देता है। ठीक है, अगर हमारी हार्ट की जो आर्टरीज जो पहले सिकुड़ गई है, नैरो हो गई है, अगर वो डायलेट हो जाएंगी, आर्टरीज एक रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, स्मूथली वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो कर पाएगा, क्योंकि अब क्या हो चुकी है, आर्टरी प्रॉपरली क्या हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है।
तो नाइट्रोग्लिसरीन मेनली क्या करता है, हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनको डायलेट कर देता है, जिससे प्रॉपरली वहाँ ब्लड फ्लो हो सकता है। दूसरी मेडिसिन हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉडिफाइंग मेडिकेशंस टू रिड्यूस एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉडिफाइंग, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। ओके, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कम कर रहे हैं। इसमें आप ड्रग्स दे सकते हो, एग्जाम्पल स्टैटिन हो गया, ठीक है, हमारे फाइब्राइड्स हो गए हैं, हमारे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट ड्रग हम आते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। बीटा ब्लॉकर्स, इसका नाम ब्लॉकर है, मतलब ये किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, ये किसी चीज़ को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, हार्ट रेट को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा, जिससे कि हार्ट में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो सके। ओके, तो ये मेनली किसको ब्लॉक करता है, ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं या फिर एड्रेनालिन बोलते हैं, क्योंकि जो बॉडी में एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्मोन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है और हार्ट पे एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है। तो ये क्या करता है, उस हार्मोन को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। ओके, इसमें ड्रग्स आती है एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट जो ड्रग आती है उसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें भी क्या आ रहा है वर्ड, ब्लॉकर। इट मीन्स जहाँ पर कैल्शियम हार्ट में इन्फ्लक्स हो रहे, अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो हार्ट में क्या करता है, मेनली हमारी आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, तो इसको ये ब्लॉक कर रहा है। प्रिवेंट कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल ऑफ हार्ट, जो हमारी हार्ट की मायोकार्डियम सेल है उसके अंदर कैल्शियम को जाने से रोकता है, एंड जो ब्लड वेसल्स की सेल है उनमें भी कैल्शियम को जाने से रोकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वहाँ की आर्टरीज को, वहाँ के मसल्स को, वहाँ के सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसलिए क्या देते हैं हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो उस कैल्शियम को ब्लॉक कर दे। इसमें हम ड्रग देते हैं एम्लोडिपिन। ये हमारे क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है और उसको सिकुड़ने से, वैसोस्पाज्म से क्या होता है, उसको प्रिवेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम कौन से ड्रग्स देंगे, एम्लोडिपिन। नेक्स्ट आता है एंटी प्लेटलेट्स, मीन्स एंटी प्लेटलेट जो ड्रग होती है वो मेनली क्या करती है, हमारे जो कोगुलेशन है उसको रोकती है। ठीक है, तो जो वहाँ पर जो हार्ट में अगर कोई मान लो कोई क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, छोटा मोटा कोई क्लॉट है, तो उसको क्या करता है, एंटी कोगुलेंट क्या करता है, उसको डायलेट करता है। ठीक है, तो एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट हम मेडिसिन्स देते हैं ताकि हम क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके। इसमें हम ड्रग्स देते हैं एस्प्रिन। ठीक है, और इसके अलावा कोई अगर एस्प्रिन से एलर्जिक होता है तो उसके अलावा हम उसको ड्रग्स दे सकते हैं क्लोपिडोग्रिल या टिक्लोपिडिन। ओके, और इसमें हम एक और ड्रग्स दे सकते हैं हार्ट के पेशेंट में, एस्प्रिन, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, एस्प्रिन मेनली क्या करता है, ब्लड को थिक होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि जितना ब्लड गाढ़ा होगा उतना ही क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सर्जिकल तरीके से हम किस तरह से ट्रीटमेंट हार्ट के ले सकते हैं। पहला है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसे हम बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक क्या लेते हैं, एक वायर लेते हैं, उसमें एक बैलून आगे की तरफ होता है। ठीक है, और उसको हम जो ब्लॉक्ड आर्टरी होती है वहाँ पर उसको डालते, इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपकी कोई आर्टरी है, ओके, यहाँ पर ही ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है दोनों तरफ मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वायर के थ्रू हम एक बैलून लेंगे, जो क्या करेगा, बैलून यहाँ पर जो प्लेक फॉर्मेशन है इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा। ठीक है, इसको दबा देगा, जिससे कि हम आराम से इसमें स्टंट वगैरह भी आगे चल के लगा सकते हैं। ओके, और ये आर्टरी हमारी क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, जिससे कि ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर पाएगा। ठीक है, जहाँ पर ब्लॉक्ड एरिया है वहाँ पर हम एक बैलून एंजियोप्लास्टी
इंसर्ट करेंगे, बैलून इन्फ्लेट होगा, बैलून वहाँ पर फूल जाएगा, प्लेग को दबा देगा, जिससे कि हम एक स्टंट वगैरह वहाँ प्लेस करेंगे ताकि आर्टरी जो हो जाएगी वो हमारी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट सर्जरी हमारी जिसे हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ओके, इसको बाईपास क्यों बोला है? क्योंकि हार्ट में जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई देती है, बट अगर बाय चांस वो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक्ड हो गई तो यहाँ से तो ब्लड आ नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट हम यहाँ से एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे, दूसरा रास्ता, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, ब्लड दूसरे रास्ते से आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी मायोकार्डियम सेल्स में। बाईपास मीन्स दूसरा पाथवे। अगर एक जगह कोई आर्टरी ब्लॉक्ड हो गई है तो हम दूसरी आर्टरी लगा लेंगे वहाँ पर, आर्टरी हो या चाहे कोई वेन हो, ठीक है, और उस रास्ते को हम बाईपास कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारी ऑक्लूटेड कॉर्नरी आर्टरी है तो वहाँ पर हम क्लाइंट का जो क्या लेंगे, कहीं से भी उसके बॉडी पार्ट से वेन्स या फिर आर्टरी लेंगे, जो कि मेनली हम वेन आर्टरी कहाँ से लेते हैं, हम लेग से ले सकते हैं, उसकी चेस्ट से ले सकते हैं या फिर उसकी आर्म से ले सकते हैं, और उसको हम क्या कर देंगे, उस रास्ते से दूसरे रास्ते में लगा देंगे तो वहाँ से ब्लड आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ये एक ओपन हार्ट सर्जरी है। नेक्स्ट आता हमारा एथरेक्टोटॉमी। एथरेक्टोटॉमी मीन्स ओपनिंग जो हमारी आर्टरी की जो ये यहाँ पर ये वॉल है, यहाँ पर अगर कोई प्लेग है इसको हम ओपनिंग करके इस पूरे प्लेग को यहाँ से क्या कर देंगे, इस पूरे प्लेग को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, तो इसलिए इसका नाम है एथरेक्टोटॉमी। जो भी आर्टरी में जो ब्लॉक्ड एरिया है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हम एक टाइनी डिवाइस यहाँ पर इंसर्ट करते हैं कैथेटर के फॉर्म में। ये क्या करता है कि जो यहाँ पर जो प्लेग जमा है इसको मतलब ये काट देता है, ठीक है। तो इसमें बहुत तरीके के रोटेशनल डिवाइसेस आते हैं, वो आप एक डायरेक्शनल फॉर्म में, कटर फॉर्म में इसको काट सकते हो प्लेग को। अगर प्लेग बहुत हार्ड है, इस प्रोसीजर को हम तभी करते हैं अगर प्लेग बहुत हार्ड है, वो आपकी कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी से ओपन नहीं हो पा रहा है, तभी आप क्या करोगे, एथरेक्टोमी करवा सकते हो अगर प्लेग हार्ड है। ओके, और इसके बाद ही हम एंजियोप्लास्टी करते हैं कई केसेस में। तो वो टाइनी डिवाइस हम यहाँ इंसर्ट करेंगे जो कि प्लेग को कट कर देगा। अगर प्लेग एक ही डायरेक्शनल में, तो एक ही तरफ हम कटर यूज़ करेंगे। अगर दोनों तरफ प्लेग है, इधर भी प्लेग है इधर भी प्लेग है, तो हम रोटेशनल वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, जो रोटेट करके क्या करेगा, इस प्लेग को कट कर देगा। या फिर आप इसको लेज़र सर्जरी के थ्रू भी कट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्नरी आर्टरी स्टंट। स्टंट हम कब प्लेस करते हैं, बैलून, एक मैश लाइक कॉइल होती है। मान लीजिए आपकी आर्टरी है, हमने बैलून से क्या करा, यहाँ ये हमने प्लेग कर दिया। अब मान लीजिए ये प्लेग बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम एक मैश लाइक नेटवर्क क्या कर देंगे, ऐसे स्टंट को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। एक मैश कॉइल प्लेस कर देंगे परमानेंटली, ठीक है। इसको हम परमानेंटली प्लेस करते हैं ताकि ये आर्टरी हमारी हमेशा डायलेट रहे और यहाँ से ब्लड क्या हो, प्रॉपर तरीके से फ्लो हो सके। और कई बार ये स्टंट क्या करता है, एक मेडिकेशन यहाँ से रिलीज करता है, उस मेडिकेशन से क्या होगा, ये आर्टरीज क्या रहेंगी, डायलेट भी रहेंगी। ओके, अब लास्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट का हम बीपी मेनली ऑब्टेन करेंगे, उसकी एपिकल हार्ट रेट को देखेंगे, उसके रेस्पिरेशन रेट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। पेशेंट को, क्योंकि इसमें चेस्ट पेन बहुत ही मोस्ट कॉमन सिम्टम है, तो आपको मेनली मॉनिटर करना, उसके पेन को रिलीव करने की कोशिश करना है, ठीक है। कितना उसको, कितने ड्यूरेशन तक उसको पेन हो रहा है, कितने टाइम तक उसको एंजाइना का पेन वो फील कर रहा है, वो भी नोट करना है। पेशेंट अगर उसकी बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको हो, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, उसको उसमें टीच कर सकते हो। टेल पेशेंट अबाउट इंक्रीज एक्टिविटी लेवल। अगर पेशेंट बहुत ओबीज है, बहुत अनहेल्दी उसका वेट है, तो आप उसको बोलो कि अपनी दिनचर्या में एक्टिविटी को थोड़ा इन्वॉल्व करें। ओके, और ईट हार्ट हेल्दी डाइट। जो डाइट हमारी हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे होगी, हरी सब्जियां होगी, फ्रूट्स हो गए, खूब सारा पानी हो गया, तो आप पेशेंट को कह सकते हो कि आप प्लीज़ अच्छी हेल्दी डाइट भी लीजिए।
पोजिशन द पेशेंट इन फॉवलर पोजिशन विच प्रमोट्स वेंटिलेशन। अगर पेशेंट को सांस की दिक्कत हो रही है, उसे डिस्निया फील हो रहा है, उसको डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग हो रही है, तो आप उसको फॉवलर पोजिशन दिला सकते हो, सेमी सिटिंग पोजिशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, पेशेंट को वेंटिलेशन अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है तो आप उसको ऑक्सीजन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया, फिजिशियन ने, तो आप उसको 12 लीड ईसीजी भी प्लेस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू।